गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम कर पढ़ेंगे हिमालय की उत्पत्ति के बारे में। इससे पहले हमने हिमालय के बारे में बताया था, यानी कि उसकी पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में बताया था। तो उसका अध्ययन करने के बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है हिमालय की उत्पत्ति। तो हिमालय की उत्पत्ति देखी जाए तो इसके संदर्भ में दो सिद्धांत प्रमुख हैं, जिनमें से एक सिद्धांत है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत और दूसरा है भूसंगति का सिद्धांत। तो आज हम इस टॉपिक के अंतर्गत हम पढ़ेंगे प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत आज के वीडियो में। तो पहली बात आती है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत दिया किसने। पहली बात प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत क्या आती है कि यानी ये किसने दिया। एक भूगोलवेत्ता हुए थे जिनका नाम था हैरी हैस। यानी प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत हैरी हैस महोदय ने दिया। तो यदि हम प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का अध्ययन करें तो इससे पहले हम पृथ्वी के आंतरिक परतों के बारे में जानना अनिवार्य है, क्योंकि इसने जो अपना सिद्धांत दिया था वो परतों के आधार पर ही दिया था। तो इसके अंतर्गत हम पहले पढ़ेंगे परतों का आंतरिक विभाजन के बारे में, यानी कि हमारी पृथ्वी की आंतरिक परतें कैसी हैं। तो उसमें भी दो प्रकार की परतें पढ़ेंगे, एक तो रासायनिक परतें और दूसरी यांत्रिक परतें। तो रासायनिक परतों का विभाजन और दूसरी यांत्रिकता के आधार पर विभाजन। तो पहला विभाजन हम पढ़ते हैं रासायनिक विभाजन। तो रासायनिक विभाजन यानी कि अपनी जो पृथ्वी है ना, उसके रासायनिक विभाजन तीन भागों में किए गए हैं। एक का तो नाम दिया गया है सियाल, दूसरे का नाम दिया गया है सीमा और तीसरे का नाम दिया गया है नीफे। तो ये सियाल, सीमा, नीफे किस आधार पर दिया गया है इसके बारे में बताएंगे। पहले देख लेते हैं जो सियाल की जो लंबाई है वो 0 से लेके 30 किलोमीटर तक है, इसका सियाल का क्षेत्र आता है। और जो सीमा की जो लंबाई है वो 30 से लेके 2900 किलोमीटर तक है, ये सीमा का क्षेत्र आता है। और तीसरा आता है नीफे। नीफे की यदि लंबाई की बात की जाए तो 2900 से लेके 6370 किलोमीटर तक है। तो इनका जो ये रासायनिक विभाजन किया गया था, तो इनमें जो खनिज पाए गए थे उनके आधार पर किया गया है। जैसे कि जो पहली आती है सियाल, इसे क्रस्ट भी कहते हैं, लेकिन इसका सियाल नाम पड़ा था क्योंकि इसमें सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की अधिकता है, यानी एसआई का होता है सिलिकॉन और दूसरा है एल का होता है एल्यूमिनियम। यानी कि इसके अंतर्गत सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है और इसकी लंबाई है 0 से लेकर 30 किलोमीटर। यानी कि पृथ्वी हमारा जो पृथ्वी तल है वहां से लेकर 30 किलोमीटर तक, जिसके ऊपर हम निवास करते हैं वहां से 30 किलोमीटर तक, तो इसकी लंबाई है। फिर उसके बाद में दूसरा हमने विभाजन किया था सीमा का, यानी दूसरी परत हमने बताई सीमा भी दो तत्वों से मिलकर बनती है या दो खनिज पदार्थों से मिलती है। एक तो सिलिकॉन, SI का अर्थ होता है सिलिकॉन, और दूसरा है Ma यानी मैग्नीशियम। तो यानी कि ये भी दो खनिज पदार्थों से मिलकर बनती है, एक तो सिलिकॉन और एक मैग्नीशियम। फिर उसके बाद में यानी इसकी लंबाई हमने पहले बता दी 30 से 2900 किलोमीटर तक। फिर उसके बाद में अंतिम जो परत आती है, तीसरी परत, वो है नीफे, यानी कि ये निकिल और फेरस से मिलकर बनती है। जैसे कि इसका दो भागों में इसका भी है, Na का होता है निकिल और Fe का अर्थ होता है फेरस। तो ये परत होती है जो निकिल और फेरस से मिलकर बनी होती है। जैसे कि ये अपनी संपूर्ण पृथ्वी है, ये इसकी त्रिज्या है, तो इसकी त्रिज्या से लेकर यहाँ तक की इसकी कुल लंबाई है 6370 किलोमीटर। तो इसमें हमने पहली परत विभाजित की सियाल, जिसके ऊपर हम रहते हैं,
यानी इसकी ऊपरी सतह पर हम निवास करते हैं। फिर दूसरा हमने विभाजित किया सीमा, और तीसरा हमने नीफे यानी सिया किस लिए किया, क्योंकि इसके अंतर्गत सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, और सीमा में सिलिकॉन और एल्यूमिनियम सीमा में सिलिकॉन और मैग्नीशियम की अधिकता पाई जाती है, और नीफे के अंतर्गत निकिल और फेरस की अधिकता पाई जाती है। इस आधार पर हमने रासायनिक विभाजन किया, लेकिन जो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है वो इस आधार पर कार्य न करके जो यांत्रिक विभाजन है ना, इसके आधार पर कार्य करेगा, क्योंकि जो प्लेटें होंगी वो लिथोस्फीयर के अंतर्गत आएंगी, यानी प्लेटों का जो हम प्लेटों को विभाजित करेंगे वो लिथोस्फीयर के अंतर्गत आएंगे। तो इस आधार पर हमारे को इससे सर्वाधिक महत्वपूर्ण ये रहेगा। तो इसमें भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण एक तो लिथोस्फीयर माना जाएगा और एक एंथोस्फीयर है, यानी इन दोनों की ही इस सिद्धांत के अंतर्गत भूमिका रहेगी। तो यांत्रिक विभाजन में देख लेते हैं, इसका यांत्रिक विभाजन 4 प्रकार से किया गया है, जिसमें से पहला है लिथोस्फीयर, और दूसरा है एस्टेनोस्फीयर, और तीसरा है मध्यम मंडल, और चौथा गंभीर मंडल। तो अपने को इस सिद्धांत के अंतर्गत एक तो लिथोस्फीयर पढ़ना है और एक एस्टेनोस्फीयर के बारे में जानना है। यानी कि लिथोस्फीयर की यदि हम लंबाई की बात करें तो 0 से लेकर 200 किलोमीटर तक है लिथोस्फीयर, फिर 200 से 360 किलोमीटर तक है एस्टेनोस्फीयर, 200 से 360 किलोमीटर, जिसे हम दुर्बलता मंडल भी कहते हैं। तो हम जब ये सिद्धांत पढ़ेंगे ना, अब ये सिद्धांत पढ़ेंगे तो इसके अंतर्गत हम इन्हीं के बारे में जानेंगे। तो अपना पहला है लिथोस्फीयर, दूसरा एस्टेनोस्फीयर। तो फिर उसके बाद में बात करेंगे प्लेटों के बारे में। प्लेट किसे कहते हैं, यानी कि पृथ्वी का दृढ़ भूखंड जो एस्टेनोस्फीयर पर तैरता है, ये अपना दृढ़ भूखंड है जिसके ऊपर हम निवास करते हैं, जो कि जिसकी गहराई है 200 किलोमीटर तक। ये जो 200 किलोमीटर तक इसकी गहराई है ना, वो एस्टेनोस्फीयर पर तैर रहा है, इसके ऊपर एस्टेनोस्फीयर के ऊपर तैरता है। इसलिए इसकी परिभाषा होगी प्लेट की कि पृथ्वी का दृढ़ भूखंड जो एस्टेनोस्फीयर पर तैरता है उसे हम कहते हैं प्लेट। तो अब बात आती है प्लेट कितने प्रकार की होती है। प्लेट 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, एक तो अपसरण प्लेट, एक अभिसरण प्लेट और एक संरक्षी प्लेट। तो अपसरण, अभिसरण और संरक्षी, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद में हम हिमालय की उत्पत्ति के बारे में अध्ययन करेंगे। टॉपिक है प्लेट किनारे। प्लेट किनारों को हमने 3 भागों में विभाजित किया। एक तो है अपसरण, दूसरा है अभिसरण, और तीसरा है संरक्षी। प्लेट किनारे, यानी प्लेट किनारों को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं, क्योंकि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत में प्लेट किनारे ही महत्वपूर्ण हैं। तो पहला अध्ययन करेंगे अपसरण प्लेट किनारा। तो यानी कि ये कैसा है, यानी कि जब 2 प्लेटें, इससे पहले बता दें कि हमारे संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर 6 प्लेटें हैं, बड़ी प्लेटें, और 100 से अधिक हैं
छोटी प्लेट है, यानी उनका अभी तक पूर्ण रूप से अध्ययन नहीं किया गया कि कितनी है, उनको कंफर्म नहीं बताया गया। तो कौन कौन सी है? 6 बड़ी प्लेटें, 6 बड़ी प्लेटें हैं। और अध्ययन की दृष्टि से प्लेटों के किनारे ही महत्वपूर्ण होंगे। तो पहली प्लेट के बारे में बताया जाए तो पहली प्लेट है यूरेशियन प्लेट। दूसरी है यूरोपियन प्लेट, सॉरी अफ्रीकन, यूरोप और एशिया से मिलकर यूरेशियन प्लेट बन गई। दूसरी है अफ्रीकन प्लेट। तीसरी है अमेरिकन प्लेट। चौथी है इंडियन प्लेट। पांचवी है ऑस्ट्रेलियन प्लेट। और छठवीं है अंटार्कटिका प्लेट। ये ऑस्ट्रेलिया प्लेट नहीं है, ये है पैसिफिक प्लेट। यानी कि हमारी जो पृथ्वी है उसके ऊपर अंतर्गत 6 बड़ी प्लेटें हैं, जिसमें पहली है यूरेशियन प्लेट, दूसरी है अफ्रीकन प्लेट, तीसरी है अमेरिकन, चौथी इंडियन, पांचवी पैसिफिक और छठवीं अंटार्कटिका प्लेट। यानी कि यूरेशियन जो प्लेट है वो यूरोप और एशिया महाद्वीप के समूह से बनी है। और दूसरी है अफ्रीकन प्लेट, जो अफ्रीका महाद्वीप है उसके अंतर्गत आता है, अफ्रीकन प्लेट के अंतर्गत आता है। तीसरी है अमेरिकन, यानी उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका दोनों ही अमेरिकन प्लेट के ऊपर अवस्थित है। और तीसरी है और चौथी है इंडियन प्लेट, जैसे कि अपना इंडिया इसके ऊपर स्थित है, और इंडियन ओशियन यानी हमारा हिंद महासागर भी इसके ऊपर स्थित है। पांचवी है पैसिफिक प्लेट, यानी प्रशांत महासागर वाली प्लेट पैसिफिक प्लेट कहलाती है। और अंटार्कटिका प्लेट जो कि हमारी पृथ्वी के दक्षिण ध्रुव के आसपास का क्षेत्र है, वहाँ की प्लेट अंटार्कटिका प्लेट कहलाती है। तो हमारी पृथ्वी के ऊपर 6 बड़ी प्लेटें हैं। प्लेटें वैसे देखा जाए तो दो भागों में बढ़ती हैं, जैसे कि एक तो महाद्वीपीय प्लेट होती है और एक महासागरीय प्लेट होती है। तो महाद्वीपीय प्लेटों की अपेक्षा महासागरीय प्लेटों का घनत्व सर्वाधिक होता है। ठीक है, ये अपनी 6 बड़ी प्लेटों के बारे में हो गया। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं प्लेट किनारे कितने प्रकार के होते हैं, और उसके बारे में तो बात कर ली, ये किस प्रकार होते हैं। यानी पहला प्लेट किनारा होता है अपसरण प्लेट, यानी कि एक प्लेट यहाँ पे है, एक प्लेट यहाँ पे है, ये इधर, ये इधर, यानी पहले ये आपस में सटी हुई थी, मान लो ऐसे सटी हुई थी। तो यानी कि ये प्लेट किनारा यहाँ से, ये प्लेट इधर जा रही है, ये प्लेट इधर जा रही है, जिस प्रकार इस आकृति में दिखाया गया है। तो जब दो प्लेटें अपनी विपरीत दिशा में जाती है तो उसे हम कहते हैं अपसरण। और इसका दूसरा नाम है रचनात्मक प्लेट। क्यों कहते हैं रचनात्मक प्लेट? मान लो जब दो प्लेटें आपस में दूर दूर होंगी, दो प्लेटें आपस में दूर दूर होंगी तो इनके मध्य लावा का उद्गार होने लगेगा, जिससे रचनात्मक आकृतियों का निर्माण होगा। जैसे कि यहाँ पे ज्वालामुखी उद्गार हो जाए तो यहाँ पे कुछ आकृतियां बन जाएंगी, जैसे पर्वतों जैसी श्रृंखलाएं, नुकीली श्रृंखलाएं निकल आएंगी, इसलिए हम इसे रचनात्मक प्लेट किनारा कहते हैं। फिर दूसरी बात आती है अभिसरण प्लेट किनारा। तो अभिसरण प्लेट किनारा किस प्रकार है? अब मान लो ये प्लेट किनारा इधर जा रहा है, ये प्लेट किनारा उधर जा रहा है, तो ये प्लेट किनारा ऐसे जाएगा तो किधर तो जाके टच करेगा ना। तो इसी प्रकार जैसे कि एक प्लेट ये मान लो, एक प्लेट ये मान लो, ये दूर दूर थी, ये प्लेटें आपस में समीप आने लगी,
तो जब दो प्लेटें आपस में समीप आती है तो उसे हम अभिसरण प्लेट किनारा कहते हैं। लेकिन जब दो प्लेटें आपस में आएंगी तो दोनों आपस में टकराएंगे तो विनाश होगा, तो इसलिए हम इसे विनाशी प्लेट भी कहते हैं, विनाशी प्लेट। और तीसरा है संरक्षी प्लेट, यानी कि ऐसी प्लेट जो न तो आपस में टकराती हो और न ही दूर जाती हो, यानी न तो आपस में पास आती हो और न ही आपस में विपरीत दिशा में जाती हो, बल्कि अगल बगल में सरकती हो, यानी अगल बगल में, यानी कि ये प्लेट है और ये प्लेट है, ये मान लो दक्षिण की तरफ जा रही है, ये मान लो उत्तर की तरफ जा रही है, तो ये दोनों अगल बगल में सरकेंगी। मान लो यहाँ पे है, जब ये प्लेटें अगल बगल में सरकेंगी तो मान लो ये उत्तर की तरफ प्रवाहित होगी, ये दक्षिण की तरफ प्रवाहित होगी, तो यहाँ पे थोड़ी सी रगड़ पैदा होगी, तो इस क्षेत्र में सर्वाधिक भूकंप आएंगे। तो यानी कि इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो कैलिफोर्निया की घाटी, ये अमेरिका में स्थित है, लेकिन अपने को उस लेवल का नहीं पढ़ना, अपने को पढ़ना है हिमालय की उत्पत्ति के बारे में। तो अपने हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में ये अभिसरण प्लेट किनारा है ना, ये महत्वपूर्ण है। तो हम अभिसरण प्लेट किनारे को 3 भागों में व्यक्त करेंगे, यानी कि एक तो होगा महाद्वीप प्लेट किनारा, दूसरा होगा महाद्वीप महासागर प्लेट किनारा, महासागर प्लेट किनारा, और तीसरा होगा महासागर। ये 3 प्लेट किनारे होते हैं, कौन सी वाली के? अभिसरण के 3 प्लेट किनारे होते हैं। एक तो महाद्वीप प्लेट किनारा, महाद्वीप महासागर प्लेट किनारा और महासागर प्लेट किनारा। जैसे कि हमने इससे पहले बताया कि जो महासागरीय प्लेट किनारा है वो महाद्वीपों की अपेक्षा सर्वाधिक घनत्व वाला होता है। तो जो प्लेट किनारा सर्वाधिक घनत्व वाला होगा वो तो नीचे धंस जाएगा, यानी आपस में जब प्लेटें टकराएंगी, तो जब प्लेटें आपस में टकराएंगी जो सर्वाधिक घनत्व वाला होगा तो वो तो नीचे धंस के चला जाएगा और लगभग 200 किलोमीटर में जाएगा और वहां पे जाके बेनियोस जोन का निर्माण करेगा। और जब महासागरीय प्लेट किनारे टकराएंगे तो समान घनत्व के होंगे, तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, यानी वो आपस में टकराएंगे, एक जगह ही वलित हो जाएंगे। फिर उसके बाद में बात आती है महाद्वीपीय प्लेट किनारे की। तो महाद्वीपीय प्लेट किनारे यानी कि ये दोनों भी समान घनत्व के होंगे, तो आपस में टकराएंगे तो एक समान प्लेटें बन जाएंगी, यानी कि तय सी जम जाएगी। तो अपने जो हिमालय की उत्पत्ति होती है वो महाद्वीपीय प्लेट किनारे से होती है। अपनी जो हिमालय की उत्पत्ति हुई है, एक तो यूरेशियन प्लेट और एक इंडियन प्लेट, इन दोनों के टकराव के कारण हिमालय की उत्पत्ति हुई है। तो अब अपने स्टार्ट हो रहा है टॉपिक हिमालय की उत्पत्ति के बारे में। यानी अभी तक तो ये जितना भी इसके बारे में अध्ययन किया ये इसका थोड़ा बेस था, अब इसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे, यानी हिमालय की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे अब। जैसे मान लो जो अपनी इंडियन प्लेट है वो अफ्रीकी प्लेट से टूट के अलग हो रही है और यूरेशियन प्लेट की तरफ प्रवाहित होती है। तो यहाँ पे मान लो यूरेशियन है, यानी कि यूरोप और एशिया की प्लेट, और जो यहाँ से अपनी प्रवाहित हो रही है इंडियन प्लेट, तो ये इंडियन प्लेट उत्तर की तरफ प्रवाहित हो रही है ऐसे। ये है यूरेशियन प्लेट, और ये है इंडियन प्लेट। यानी कि ये जो प्लेट है ये उत्तर की तरफ प्रवाहित हो रही है
और ये जो यूरेशियन प्लेट है वो इस तरफ प्रवाहित तो नहीं हो रही, परंतु ये दक्षिण पूर्व की तरफ प्रवाहित हो रही है। यानी इसकी प्रवाह इस तरफ है और इसका प्रवाह है उत्तर पूर्व की तरफ है। तो ये जो इंडियन प्लेट है वो धीरे 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 जाती जाती यहाँ से यानी यूरेशियन प्लेट से टकराती है। यानी यहाँ पे है 33 सागर, ये जो जल है, जल का स्तर है ना, यहाँ पे था पहले 33 सागर। तो हमने बताया कि इसका निर्माण विनाशी प्लेट किनारे या अभिसरित प्लेट किनारे होता है। तो ये इंडियन प्लेट है ना, ये ये उत्तर की तरफ प्रवाहित हो रही है और ये दक्षिण पूर्व की तरफ। तो ये आपस में जाके यानी इस प्रकार पहले यहाँ पे थी, फिर यहाँ पे आई, फिर यहाँ पे आई, यानी कि ये उत्तर में जाती जाती यहाँ पे जो मलबा जमा था, यानी कि ये दोनों आपस में टकराएंगी। आपस में टकराने पर ये समान घनत्व वाली है, समान घनत्व वाली है तो इनका मलबा जो इनके मध्य मलबा है उनकी यानी जो 33 सागर था उसमें पहले कुछ नदियां प्रवाहित होती, जैसे कि अपने यूरेशिया से कुछ प्रवाहित होती है। यहाँ पे पहले इंडो ब्रह्मा नदी प्रवाहित होती थी, तो यहाँ पे इसके द्वारा कुछ गाद लाया गया। कुछ नदियां इसमें से प्रवाहित होती हैं हमारे प्रायद्वीपीय भारत में से। तो यहाँ पे गाद जम गया, गाद जमने के कारण ये दोनों जिससे आपस में टकराए, आपस में टकराने के कारण आपस में तहसी जम गई, जिससे हिमालय की उत्पत्ति हुई। अब किस प्रकार जमी वो बताते हैं, यानी इनका प्रवाह के बारे में बताते हैं कि ये उत्तर की तरफ प्रवाहित होता है। अब मान लो ये है इंडियन प्लेट और ये है यूरेशियन प्लेट, यानी कि दोनों समान घनत्व वाली हैं। मान लो पहले समान घनत्व वाली नहीं होती, ये मान लो पैसिफिक प्लेट या महासागरीय प्लेट मान लो आप, महासागरीय प्लेट, और ये महाद्वीपीय मान लो। जब महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेट टकराती तो महासागरीय प्लेट नीचे चली जाती और ये महाद्वीपीय प्लेट यहाँ पे इसके ऊपर आ जाती, यानी इसके ऊपर चढ़ जाती। यानी ये कम घनत्व वाली थी, यानी कम घनत्व वाली प्लेट को अपने ऊपर उठा लेगी। तो यहाँ पे जाके लगभग 200 किलोमीटर तक जाती है। हमने बताया था एस्थोनोस्फीयर और लिथोस्फीयर। तो उसी प्रकार तो यहाँ पे एक वैली ऑफ जोन का निर्माण करती है, जहाँ पे लावा का निर्माण होता रहता है। और जब महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेटें आपस में टकराएंगी तो यहाँ से जल का रिसाव होता है यहाँ पे चला जाएगा, जिससे इसको उपयुक्त मात्रा में वो मिल जाएगा अपने लावा का उद्गार करने के लिए एक मार्ग। तो यहाँ पे अनेक सारे ज्वालामुखी उद्गार हो जाते हैं, परंतु अपने हिमालय की उत्पत्ति के संदर्भ में ऐसा नहीं है। जैसे कि मान लो दो समान व्यक्ति आपस में टकराएंगे, यानी दो समान बल वाले व्यक्ति, तो नुकसान दोनों का ही होगा, लेकिन वो रहेंगे दोनों समान रूप से। ये मान लो इंडियन प्लेट है, वो क्या कहते हैं, हाँ इंडियन, और ये मान लो यूरेशियन है। ये दोनों प्लेटें आपस में टकराएंगी, आपस में टकराने से ये प्लेट इसके ऊपर चढ़ जाएगी, ये इसके ऊपर चढ़ जाएगी, ये इसके ऊपर चढ़ जाएगी, ये इसके ऊपर चढ़ जाएगी। इस प्रकार यानी आपस में चढ़ जाती हैं, यानी एक तह सी जम जाएगी, यानी कि यहाँ पे एक मोटी पट्टी का रूप में जम जाएगी। तो यहाँ पे कुछ इसके मध्य मलबा भरा हुआ था 33 सागर में, तो वह मलबा वलित हो जाता है, तो जिससे हमारी लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति होती है। तो हमारी इस हिमालय की उत्पत्ति इसी आधार पर होती है, टकराव के आधार पर। जब ये आपस में ये मलबा तो इसके ऊपर वलित हो गया, लेकिन ये आपस में टकराएंगे तो यहाँ पे एक तह सी जम जाएगी ऐसे इस प्रकार, और इसका इसमें आ जाएगा ये एरिया। तो यहाँ पे एक पठारनुमा आकृति का निर्माण हो गया, जिससे हम तिब्बत का पठार भी कहते हैं। यानी जब ये मलबा वलित हो गया, आपस में प्लेटें टकराएं, आपस में प्लेटों के टकराव के कारण ये प्लेट इसके अंतर्गत धंस जाती है, क्योंकि इंडियन प्लेट उत्तर की तरफ प्रवाहित हो रही थी, यूरेशियन प्लेट दक्षिण पूर्व की तरफ प्रवाहित हो रही थी।
तो सर्वाधिक ताकत तो ये प्लेट लगा रही थी नहीं, ये उत्तर की तरफ प्रवाहित हो रही थी, लेकिन दोनों का घनत्व समान होने के कारण ये प्लेट आगे जाके इस प्लेट में घुस जाती है, जिससे कि यहाँ पे इसमें घुसने के कारण ये प्लेटें समान रूप से तयनुमा आकृति बना देती है। ऐसे इस प्रकार तहसी जम जाती है। तो तहसी जमेगी तो यहाँ का जो एरिया है वो ऊंचा उठेगा, जिससे एक पठार की उत्पत्ति हुई, जिसे कहते हैं हम तिब्बत का पठार। और इससे पहले हिमालय की उत्पत्ति हुई, यानी कि हिमालय की उत्पत्ति तो तैतीस सागर में जमे मलबा के कारण हुई है, और तिब्बत के पठार की उत्पत्ति जो यूरेशियन और इंडियन प्लेट के तह जमने के कारण हुई है। परंतु यहाँ पे ज्वालामुखी कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आया? क्योंकि ये प्लेट नीचे जाती नहीं है, नीचे नहीं जाएगी तो बैरियर ऑफ जोन का निर्माण नहीं करेगी, वहाँ पे लावा का निर्माण नहीं होगा। और यहाँ पे दूसरी बात यह है कि यहाँ पे कोई सागर क्षेत्र भी नहीं है, यानी कि महासागर भी नहीं है, इसलिए यहाँ पे बैरियर ऑफ जोन का निर्माण नहीं होगा और लावा का उद्गार भी नहीं होगा। यदि होगा तो कुछ मात्रा में होगा, ये भी इन्हीं में फंस के रह जाएगा पर्वतीय प्रदेशों में। तो यहाँ पे सर्वाधिक भूकंप के झटके आते रहते हैं, क्योंकि ये जो प्लेटें हैं आपस में धीरे धीरे वर्तमान में भी अपनी गतियाँ कर रही है, जिससे कि हिमालय में भूकंप के झटके आते रहते हैं। तो आज हमारे हिमालय की उत्पत्ति के संदर्भ में प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत कंप्लीट हुआ, और फिर कल हम पढ़ा देंगे कोबर का भूसंगति सिद्धांत। ठीक है, धन्यवाद।